Good morning, my dear students and friends. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I will deliver my talk on AIDS. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है 1 दिसंबर आज विश्व एड्स दिवस है और चूंकि कोरोना के चक्कर में सभी महाविद्यालय बंद है, कैंपस में क्लासें चल नहीं रही है। अन्यथा तो कॉलेज में हर वर्ष हॉल के अंदर एड्स दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें रैली निकाली जाती है, स्लोगन प्रतियोगिताएं होती है, चित्र प्रतियोगिताएं होती है। लेकिन इस कोरोना काल के चलते हुए एड्स पे एक विस्तृत व्याख्यान में आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये व्याख्यान मैंने कम से कम 50 कॉलेजों में डिलीवर किया है, एनसीसी के माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से, युवा विकास केंद्र के माध्यम से। तो लेमैन के हिसाब से ये जो व्याख्यान है साइंटिफिक भी है और लेमैन के हिसाब से भी है। तो आपको वैज्ञानिक पहलू टच करते हुए और अवेयरनेस के द्वारा मैं इसको आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एड्स। एड्स क्या है, एचआईवी क्या है, एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस है, इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एड्स की बीमारी कौन से देश से प्रारंभ हुई और कैसे कैसे पूरी दुनिया में इसका फैलाव हुआ, इन सभी बातों को, पहलुओं को टच करते हुए मैं आज का ये व्याख्यान में संपन्न करूंगा। वर्ड्स एड्स डे, विश्व एड्स दिवस। जैसा कि पता है 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस है वो मनाया जाता है। सबसे पहले इसका परिचय। एड्स इज द मोस्ट डेथफुल डिजीज ऑफ दिस सेंचुरी। एड्स इस शताब्दी का सबसे भयावह रोग है। चैलेंज टू वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम, विश्व के जो स्वास्थ्य प्रोग्राम है उनके लिए अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सबसे पहले 1981 में कैलिफोर्निया और लॉस एंजिलस में कुछ समलैंगिक व्यक्तियों में न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया रोग देखा गया और डॉक्टर्स ने इसको कापोसी सार्कोमा के साथ संबंधित किया, क्योंकि उसमें मेडिकल डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि एचआईवी वायरस की उत्पत्ति हो गई है क्या, एचआईवी का संक्रमण हो रहा है क्या। लेकिन उनके लक्षणों को देखते हुए डॉक्टरों ने बताया कि ये कापोसी सार्कोमा बीमारी है, जबकि वास्तव में कापोसी सार्कोमा बीमारी नहीं थी, ये एड्स के लक्षण थे। फिर 1983 में इस वायरस को रेट्रोवायरस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि बॉडी की टी कोशिकाओं पे, रक्त में जो टी लिम्फोसाइट होती है उस पे संक्रमण करते हैं। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। जैसे वर्तमान में अभी ये कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, कोरोना भी एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। कोरोना वायरस है, ये भी एक तरह का रिट्रोवायरस है। तो एचआईवी वायरस है, ये भी एक तरह का रिट्रोवायरस है। और रिट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। In 1983, this retrovirus was separated from an AIDS patient lymph node biopsy at Pasteur Institute. 1983 में पाश्योर इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट की लसिका की जो गांठें होती है उससे इस वायरस को पृथक किया गया और 1986 में इसका नाम रखा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि इस वायरस के संक्रमण से मनुष्यों की जो प्रतिरक्षी जो प्रणाली होती है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। इन 1986, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन एंटीजेनिक स्ट्रेन, इट वाज नेम्ड एज HIV फर्स्ट। और 1986 में इस वायरस के एंटीजेंस प्रभेद को आइडेंटिफाई कर लिया गया और इस वायरस का नाम रखा HIV फर्स्ट एंड इट्स स्ट्रेन वाज नेम्ड एज HIV सेकेंड। अब HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड ये दोनों ही SIV, ये भी एक वायरस है, सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, उसके साथ ये आनुवंशिक रूप से काफी सिमिलर होते हैं। रिसेंटली इन कैमरून एंड कनाडा ए न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड एज HIV0, HIV6 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस में भी म्यूटेशंस बहुत जबरदस्त है और आज कोरोना की इंडिया में कम से कम 7 वैरायटी है वो डेवलप हो चुकी है।
उसी तरह HIV वायरस में भी म्यूटेशंस की दर होती है, म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है और विश्व में इसके कई जो वैरायटी है वो डेवलप हो चुकी है। तो जो जो इसकी डिस्कवरी हुई इनको नामकरण दिया गया। तो वर्तमान में HIV के जैसे 4 प्रभेद जैसे ज्ञात है इसमें, जैसे HIV फर्स्ट है, HIV सेकंड है, HIV जीरो है, HIV 6 है। और हो सकता है भविष्य में इसका और कोई नया प्रभेद म्यूटेशंस के द्वारा विकसित हो जाए, उसको फिर नया नाम दिया जाएगा। जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं इनको दो समूह में रखा गया है। रेट्रोवायरसेस आर केप्ट इन टू ग्रुप्स। इसमें एक ग्रुप तो होता है ट्रांसफॉर्मिंग वायरस और दूसरा ग्रुप जो है ये कहलाता है साइटोपैथिक वायरस। ट्रांसफॉर्मिंग वायरस में क्या होता है, इस समूह के जो वायरस होते हैं वो मनुष्य में कोशिकाओं की वृद्धि को परिवर्तित करते हैं और सेल की ग्रोथ जब परिवर्तित होती है वो अंत में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि साइटोपैथिक जो वायरस होते हैं ये कोशिकाओं की मृत्यु को प्रेरित करते हैं और कोशिकाओं की मृत्यु हुई इसको एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है, सेल डेथ के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग वायरस है ये तो मनुष्यों में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और साइटोपैथिक वायरस जो होते हैं ये कोशिकाओं की मृत्यु को प्रेरित करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग वायरस में मुख्य जो वायरस जैसे इस कैटेगरी में रखे गए हैं उसके बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, एवियन टाइप सी वायरस, मेवेलियन टाइप सी वायरस, HTLV फर्स्ट वायरस और HTLV सेकेंड वायरस। साइटोपैथिक वायरस में विस्ना वायरस, ELAV वायरस, CAEV वायरस, FTV वायरस, HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, HIV जीरो और सीमियन इम्यूनो वायरस। तो ये कुछ ये कोड वर्ड है संक्षेप में, इनको डिटेल में यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास। तो रेट्रोवायरस के दो मेन ग्रुप हो गए, ट्रांसफॉर्मिंग वायरस और साइटोपैथिक वायरस। अभी आप देख रहे हो जितने भी HIV वायरस है ये साइटोपैथिक है, यानी ये कोशिकाओं की मृत्यु को प्रेरित करते हैं शरीर में प्रवेश करने के बाद में। हाँ, ये एक कंपेरेटिव टेबल जैसे दिखाई है। HIV फर्स्ट वायरस जो होता है ये मनुष्यों में इन्फेक्ट करता है, चिंपैंजी में इन्फेक्ट करता है, पिगटेल मैकाक बंदर जो होते हैं उसमें इन्फेक्ट करता है। अब इसमें आप देख रहे हो HIV फर्स्ट का इन्फेक्शन इन तीनों में है, लेकिन मनुष्यों में ये एड्स लक्षण प्रकट करता है, चिंपैंजी में ये एड्स लक्षण प्रकट नहीं करता है और पिगटेल मैकाक में अभी ये क्वेश्चन वाचक है क्योंकि करेक्टर डेवलप करता है नहीं करता है, इट इज ए क्वेश्चन मार्क। HIV सेकेंड वायरस ये मनुष्यों में इन्फेक्ट करता है, चिंपैंजी में इन्फेक्ट करता है, रिसस मंकी लाल मुंह वाला जो बंदर है उसको संक्रमित करता है और बेबून को इन्फेक्ट करता है। अब HIV सेकेंड में आप देख रहे हो ये मनुष्यों में एड्स के लक्षण प्रकट करता है, चिंपैंजी में नहीं करता है, रिसस मंकी में HIV के लक्षण प्रकट करता है, बेबून में करता है। इसी तरह SIV और AGM यानी अफ्रीकन ग्रीन मंकी वायरस, ये वायरस अफ्रीकन ग्रीन मंकी को इन्फेक्ट करते हैं, रिसस मंकी को इन्फेक्ट करते हैं और अफ्रीकन ग्रीन मंकी में ये एड्स के लक्षण डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन रिसस मंकी में ये एड्स के लक्षण डेवलप करते हैं। अब आप देख रहे हो एड्स जो रोग है इससे मनुष्य या छूता नहीं है, इसके चपेट में प्राइमेट भी है जिसमें लंगूर है, ये आपके लाल मुंह वाले बंदर है, अफ्रीकन ग्रीन मंकी है। अब इस टेबल में आप देख रहे हो चिंपैंजी ऐसा एनिमल है जिसमें HIV के वायरस तो हैं शरीर में, लेकिन इसमें एड्स के लक्षण डेवलप नहीं होते हैं। इट मीन्स चिंपैंजी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है और चिंपैंजी के ब्लड से, चिंपैंजी के जीन से इस वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये इस टेबल से कंक्लूजन निकलता है। हाँ, अब क्वेश्चन है कि HIV की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी फैलने का पॉसिबल कॉज क्या था। अब डेफिनेटली वायरस प्राइमेट से फैला है और अफ्रीका में आप कभी जाओ, युगांडा में, केनिया में, छोटे छोटे जो गांव हैं वहां पर अफ्रीका के अंदर, वहां पर प्राइमेट्स का बाहुल्य बहुत है और चिंपैंजी को एज ए फ्रेंड्स घरों में रखते हैं वो पाल के, खेतों में उनको ले जाते हैं मोटरसाइकिल में बैठा के, कारों में बैठा के, उनसे ह्यूमन की तरह उनको काम में लिया जाता है और हो सकता है कि इन प्राइमेट्स के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया होगा मनुष्य ने, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट किया होगा, कोई किसिंग इवेंट्स की होगी। तो इसी गतिविधियों के द्वारा इनका जो ट्रांसमिशन है
ये प्राइमेट से मनुष्य के अंदर हुआ है और इस वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है और अफ्रीका से ये पूरी दुनिया के अंदर ये फैला है। अब क्वेश्चन है कि इज एच आई वी एंड्स द सेम थिंग? क्या एच आई वी और एड्स एक ही चीज है? ना। एच आई वी पॉजिटिव का अर्थ है कि इस मनुष्य के बॉडी में एच आई वी वायरस है, लेकिन एड्स के जो लक्षण होते हैं ये एच आई वी से संक्रमण होने के बाद में 10 से 20 साल के बाद में डेवलप होते हैं और वो डिपेंड करता है आदमी का हेल्थ कैसा है। यदि आदमी का हेल्थ अच्छा है, फिजिक अच्छा है, उसकी न्यूट्रिशन और डाइट अच्छी है, तो कई बार एच आई वी पॉजिटिव होने के 25-25 साल के बाद में भी एड्स के लक्षण है वो डेवलप होते हैं। यदि आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, हेल्थ अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि एच आई वी के इन्फेक्शन के 7-8 साल बाद में भी एड्स के लक्षण है वो डेवलप हो जाए। तो एच आई वी और एड्स एक ही चीज नहीं है। एच आई वी है ये तो वायरस का इन्फेक्शन है और एड्स जो है ये इस वायरस के संक्रमण के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों का एक ग्रुप है, इसलिए इसको सिंड्रोम नाम दिया है। सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं है, सिंड्रोम कई बीमारियों के लक्षणों का एक सामूहिक ग्रुप होता है, उसको सिंड्रोम का नाम दिया है। इसलिए एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इस वायरस की स्ट्रक्चर इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस वायरस में आरएनए है वो इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स में P10 प्रोटीज एंजाइम होता है, P32 इंटीग्रेज एंजाइम होता है, कोर प्रोटीन में P17 और P24 प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियो कैप्सिड होस्ट के द्वारा प्राप्त की गई मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरा रहता है और इस मेम्ब्रेन में GP120 और GP41 ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिस तरह कोरोना वायरस के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है, उसी तरह एच आई वी वायरस के चारों ओर भी प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है। इसलिए इनका जो फ्यूजन होता है वो बॉडी की सेल मेम्ब्रेन के साथ हो सकता है। ये इसका एक सिंपल जैसे डायग्राम दिखाया है इसमें, और इसमें आप देख रहे हो ये सेंटर के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, कैप्सिड्स हैं, चारों तरफ ये प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है और इसके अंदर ये GP41 और GP120 ये सरफेस प्रोटीन्स के रूप में इसमें प्रेजेंट है। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है। ये इसके अंदर जैसे आरएनए है, ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये कैप्सिड का आवरण है और चारों तरफ ये लिपिड बाइलेयर का प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है और इसके ऊपर ये जीपी प्रोटीन्स है वो इसके अंदर सस्पेंडेड है। तो ये एक क्रॉस सेक्शन है एचआईवी वायरस का। अब इसका जीवन चक्र, एचआईवी वायरस जब शरीर में प्रवेश कर गया उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, तो शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, एचआईवी की लाइफ साइकिल 3 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में एचआईवी वायरस की कोशिकाओं में प्रविष्टि होती है, एंट्री ऑफ एचआईवी इनटू सेल, और सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ एचआईवी इनटू होस्ट जीनोम। सेकेंड स्टेप में एचआईवी होस्ट कोशिकाओं का जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और थर्ड स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ एचआईवी प्रोवायरस, और थर्ड स्टेप में इसकी जो संततियां हैं वो उत्पन्न होती है और सेल रप्चर होती है। उसके बाद हजारों की संख्या में नए एचआईवी वायरस, डॉटर वायरस है, वो इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप एंट्री ऑफ एचआईवी इनटू सेल। अब वायरस की प्लाज्मा झिल्ली में GP120 प्रोटीन है। ये GP120 प्रोटीन सबसे पहले बॉडी की कुन उस कोशिकाओं के साथ ये अटैच होता है जिसकी प्लाज्मा झिल्ली में CD4 प्रोटीन्स हो। तो CD4 प्रोटीन जैसे T4 सेल्स के अंदर मिलता है, इसके अलावा और भी सेल्स में मिलता है। तो जिन सेल्स में CD4 रिसेप्टर्स होगा उसके साथ ये HIV वायरस अटैच हो जाता है। CD4 is present on T helper lymphocyte, hence HIV is lymphotropic. T lymphocyte के साथ ये अटैच होता है, इसलिए इसकी नेचर लिम्फोट्रोपिक प्रकार की है। CD4 is also present on मैक्रोफेज। CD4 प्रोटीन है ये लीवर की मैक्रोफेज कोशिकाओं में मिलता है, ब्लड की मोनोसाइट सेल्स में मिलता है, डेंड्रिटिक सेल्स में मिलता है, स्किन के लैगरेंस सेल्स में मिलता है, हीमोपोइटिक सेल्स में मिलता है, और माइक्रोग्लियल कोशिकाएं होती है उसके अंदर भी मिलता है, बट इन लेस क्वांटिटी इन कंपेयर टू टी हेल्पर सेल। लेकिन इन कोशिकाओं में CD4 प्रोटीन T4 लिम्फोसाइट की तुलना में कम होता है। अब इसमें एचआईवी वायरस जो होता है
इसकी CD4 प्रोटीन के साथ बंधन क्षमता, बाइंडिंग कैपेसिटी, HIV सेकेंड वायरस की तुलना में 25 गुना ज्यादा होती है। मान लो बॉडी में HIV फर्स्ट का इन्फेक्शन हो गया, HIV सेकेंड का इन्फेक्शन हो गया, तो HIV फर्स्ट है वो ज्यादा इसके अंदर वीगर है, ज्यादा वो हानिकारक हो सकता है, ज्यादा सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। HIV एनवेलप इज फ्यूज्ड विथ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। HIV का आवरण होस्ट की कोशिकाओं के साथ फ्यूज हो जाता है, और इस फ्यूजन में फ्यूजोजेनिक डोमेन जो होते हैं वो इसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। हाँ, इसके बाद में सेकेंड जो स्टेप है, इंटीग्रेशन ऑफ HIV इनटू होस्ट जीनोम। आफ्टर फ्यूजन न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ HIV इज इंटरनलाइज्ड। फ्यूजन के बाद में HIV का जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ये भीतर की तरफ ले लिया जाता है। वायरल RNA अनकवर्ड, वायरस का RNA है वो अनावृत हो जाता है। वायरल RNA सिंथेसाइजेस DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA का सिंथेसिस करता है। अब ये वायरस का जो DNA होता है ये होस्ट सेल के DNA के साथ जाके जुड़ जाता है। इस जुड़ने में इंटीग्रेज एंजाइम हेल्पफुल होता है, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोवायरस। और ये अवस्था जो है प्रोवायरस कहलाती है, और ये काफी समय तक सुप्त अवस्था में लेटेंट फेज के अंदर सेल के अंदर ये पड़ी रहती है। थस द वायरस रिमेन्स इन इम्यून सिस्टम इन हिडन फेज। इस तरह वायरस है वो हिडन परिस्थिति में, छुपी परिस्थिति में ये सेल के अंदर काफी लंबे समय तक ये पड़ा रहता है। और थर्ड स्टेप जो है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ HIV प्रोवायरस। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस द स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्स एंड ट्रांसलेट टू फॉर्म वायरल प्रोटीन्स। अब इस हिडन वायरस के एक्टिव होने के बाद में इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और वायरस से अपने अकॉर्डिंग फिर जेनेटिक मटेरियल बनाता है, अपने अकॉर्डिंग वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उनको बनाता है, और इनकी असेंबली जब होती है तो इसके अंदर डॉटर संतति जो होती है वायरस की वो बनती है, और लास्ट में सेल रप्चर होती है या सेल में बडिंग होती है, और बडिंग होने से ये वायरस है वो प्लाज्मा झिल्ली के आवरण के द्वारा आवृत हो जाते हैं, और वायरस की नई संतति डॉटर जनरेशन है वो रिलीज होती है। ये जैसे एक फ्लो चार्ट में दिखाया है, ये वायरस जैसे सबसे पहले किसी सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, उसके बाद इंटरनलाइज हो गया, वायरस का RNA सेल के अंदर आ गया। अब वायरस का RNA इस होस्ट सेल के जितना भी जेनेटिक मेटेरियल है उसको अपने कब्जे में ले लेगा, और अपने अकॉर्डिंग वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इनकी असेंबली होती है, उससे ये डॉटर वायरस बनते हैं, और ये डॉटर वायरस बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा सेल के बाहर रिलीज होते हैं, और ये वायरस की नई जो प्रोजेनी है वो यहाँ पर बन जाती है। तो ये एक शॉर्ट में इस वायरस की साइकिल है। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, और इसमें हॉट सेल दिखाई है, इसमें रेड कलर में जो आप देख रहे हो ये HIV वायरस है। हाँ, इस वायरस के पूरे जीनोम का भी एनालिसिस हो चुका है, और इसके अंदर कुल मिला के 9 जीन है वो अब तक डिस्कवर हुए हैं, जिसमें गैग जीन है, ENV है, पॉल है, VIF है, UPR है, टैट है, रेव है, नेफ है, और कौन कौन से जीन कौन कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं, किस किस प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस हैं। तो ये एक पूरी डिटेल इसके जेनेटिक मटेरियल की या जीनोम की। नाउ जेनेटिक वेरिएशन इन HIV, वेरी हाई जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस। जैसे मैंने बताया इस वायरस में उत्परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा है, और उत्परिवर्तन की दर ज़्यादा होने से इसके अंदर नए नए प्रभेद जो होते हैं, नई नई इसकी जो वैरायटी है वो इसके अंदर बन जाती है। द म्यूटेशन रेट इज 65 मोर देन इन्फ्लुएंजा वायरस। और सामान्य इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसकी तुलना में 65 गुना उत्परिवर्तन की दर इस वायरस में ज़्यादा पाई जाती है। नो HIV वायरस इज जेनेटिकली सिमिलर। कोई भी HIV वायरस आनुवंशिक रूप से समान नहीं होता है। इन सेम पेशेंट इट शोज वेरिएबल जेनेटिक सीक्वेंस ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज। यहाँ तक कि एक ही पेशेंट में वायरस की जो संतति बनती है वो अपने पेरेंट वायरस से टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो एक ही पेशेंट में अलग अलग सालों में आप देखो, अलग अलग सीजन्स में आप देखो, तो वायरस की जो नेचर है वो अलग अलग तरह की मिलेगी। ड्यू टू दिस हायर रेट ऑफ म्यूटेशन वैक्सीन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। इस म्यूटेशन की दर ज़्यादा होने के कारण ही इसका वैक्सीन प्रोडक्शन है वो संभव नहीं हो पाया है। वही स्थिति इस कोरोना वायरस की है, क्योंकि कोरोना में भी पूरी दुनिया में कई
प्रभेद इसके बन चुके हैं, और अलग अलग प्रभेद के लिए अलग अलग वैक्सीन बन तो जाती है, लेकिन किस व्यक्ति में किस वैरायटी का इन्फेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वो वैक्सीन जो है वो काम करती है। हाँ, कॉकटेल वैक्सीन यदि डेवलप हो जाती है तो वो फिर कोरोना के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती है। सम स्टेन अटैक ऑन मैक्रोफेज सेल एंड सम ऑन टी लिम्फोसाइट। तो इस वायरस के जो कुछ प्रभेद है वो मैक्रोफेज कोशिकाओं पे आक्रमण करते हैं, कुछ टी लिम्फोसाइट के ऊपर आक्रमण करते हैं। ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। ये मैंने बताया कि एचआईवी की उत्पत्ति है वो अफ्रीका से हुई है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका, और इसका ट्रांसमिशन है वो बंदरों से मनुष्य में हुआ है। एचआईवी इज पेंडेमिक है, ये पूरे विश्व में महामारी के रूप में जैसे पूरी फैल गई थी। अब तो हालांकि इसका कंट्रोल है, काफी प्रचार प्रसार हो गया, लोगों में इसका समझ भी जैसे आई है, लेकिन इसका जो पूरे विश्व में जो पैटर्न है फैलने का वो 3 प्रकार का है। पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न सेकंड, पैटर्न थर्ड। पैटर्न फर्स्ट में क्या है कि इस कैटेगरी के अंदर होमोसेक्सुअल जो पर्सन्स हैं, समलैंगिक जो महिलाएं होती है, इसके अलावा जो नशे की जो दवाइयां लेते हैं, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, इनके अंदर ये वायरस का संक्रमण ज्यादा है। और इस तरह के हॉबी वाले जो व्यक्ति हैं वो नॉर्थ अमेरिका में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, वेस्टर्न यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं। पैटर्न सेकंड जो है ये हिट्रोसेक्सुअल व्यक्तियों के कारण फैला है, और इस तरह की जो कंडीशन है ये सेंट्रल और नॉर्थ अफ्रीका में है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में। और पैटर्न थर्ड जो है ये मिक्स टाइप का है। इन कंट्रीज में व्यक्ति समलैंगिक भी हैं, लेस्बियंस भी हैं, पॉलीगैमी भी है, पॉलीएंड्री भी है, और इस तरह के जो व्यक्ति है वो ईस्टर्न यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, एशिया में है, और पैसिफिक रीजन में। अब इंडिया चूंकि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया महाद्वीप में मिक्स टाइप का पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग तरह का है, मैरिज सिस्टम है, लेकिन फिर भी समाज में विकृतियां हैं। समलैंगिक व्यक्ति भी हैं, समलैंगिक महिलाएं भी हैं, और समलैंगिक शादियां भी जैसे आजकल होती हैं कई देशों के अंदर। ये विश्व का जैसे मानचित्र दिखा है, इसमें किस किस कंट्री में किस तरह का पैटर्न है। तो पैटर्न फर्स्ट जो है वो इस तरह के कंट्रीज के अंदर जैसे दिखाया है, पैटर्न सेकंड है वो इन कंट्रीज में दिखाया है, और ये जो ब्लैक जो दिखाया है ये है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, इसके अंदर ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, चाइना, नेपाल, रसिया। और पैटर्न फोर तो जो है ये ग्रीनलैंड के अंदर है। ग्रीनलैंड है पूरा बर्फीला क्षेत्र है, तापमान सर्दियों में वहाँ पर -50 -60 तक पहुँच जाता है। तो ये पूरी दुनिया का, एक ग्लोब का एक मैप है, किस किस कंट्री में किस तरह का इनका ट्रांसमिशन का पैटर्न है वो पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि किस आयु के व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है। तो ये एक रैंडम सर्वे जैसे किया गया है पूरी दुनिया का। तो ये पाया गया कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन की जो रेशो है वो 16% है। 15 से 24 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं इनका इन्फेक्शन रेशो 42% है, और 25% से ऊपर के जो व्यक्ति हैं इनका इन्फेक्टेड रेशो 42% है। अब इस पाई चार्ट में आप देख रहे हो 15 से 24 वर्ष के जो युवा है वो सबसे ज्यादा इस एचआईवी के शिकार हो रहे हैं। और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस वो यहाँ के यूथ पे ही डिपेंड करती है। अब यदि किसी देश का यूथ यदि एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उस कंट्री की प्रोग्रेस रुक जाती है। और कई बार अखबार में आर्टिकल आप देखते हो पूरा यूरोप बूढ़ों का देश हो गया है, क्योंकि पूरे यूरोप में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आज भारत है ये युवाओं को देश है, इसलिए इंडिया राइज कर रहा है, और विदेशों में इंडियन यूथ की बहुत डिमांड रहती है, लेकिन गलत आदत के कारण, गलत हॉबीज के कारण, गलत संगत के कारण आज का जो युवा है वो इस एचआईवी का शिकार हो रहा है। सिम्टम्स ऑफ एचआईवी। अब एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया, एड्स के लक्षण डेवलप होने में टाइम लगता है। अब इसमें सिम्टम में क्या क्या जैसे लक्षण है, तो एचआईवी के प्रारंभिक जो लक्षण है, अर्ली सिम्टम्स, इसमें क्या होगा, सामान्य जैसे बुखार आता है, कोराइजा यानी जुकाम लगती है,
ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत आती है, स्टोमक फ्लू हो जाता है, निमोनिया के लक्षण डेवलप होते हैं, मसल फटीक, मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, स्वेलिंग इन लिम्फ ग्लैंड्स, लसीकाई गांठों के अंदर सोजन आ जाती है। लेकिन बट दीज सिम्टम्स आर मोर स्टेबल, और ये लक्षण जो होते हैं ये ज्यादा स्थायी होते हैं, और धीरे धीरे फिर लेट स्टेज के अंदर क्या होगा, और दूसरे लक्षण है वो डेवलप हो जाते हैं। तो एचआईवी के इन्फेक्शन के काफी समय बाद में निमोनिया के लक्षण डेवलप हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी सोर, शरीर में कोई घाव हो गया वो भरता नहीं है, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, कैंसर की स्थिति आ जाती है, एनसिफेलाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन फीवर हो जाता है, एंड लेटर ऑन डैमेज विल स्टार्टेड इन लंग्स, ब्रेन, लिवर एंड इंटेस्टाइन। और अंत में फिर फेफड़े है और क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, लिवर की सेल डैमेज हो जाती है, इंटेस्टाइन की सेल है वो डैमेज हो जाती है। और वायरस का जब इन्फेक्शन होगा तो इससे मनुष्य की प्रतिरक्षी प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है, और इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तो कई अवसरवादी जो संक्रमण है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होंगे उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, विशेषकर ट्यूबरकुलोसिस का और स्टेप निमोनिया। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें कापोसी सार्कोमा, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जैसे न्यूमोसाइटिस कैरिनाई। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कैंडिडा का, क्रिप्टोकोकस का। तो जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होगा उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना रहती है, वायरस इन्फेक्शन की संभावना रहती है, परजीवी इन्फेक्शन की संभावना रहती है, और फंजाई के इन्फेक्शन की संभावना रहती है। इस पेशेंट के आप जीभ देख रहे हो, इसके जीभ में फंगल इन्फेक्शन है, और व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस पूरी जीभ के ऊपर पूरे मसूड़ों के अंदर ये डेवलप हो गए हैं। हाँ, इसकी जीभ पे देख रहे हो आप, काले काले तिल के जैसे स्पॉट है वो डेवलप हो जाते हैं, माइन्यूट ब्लैक स्पॉट ऑन टंग। हाँ, इस व्यक्ति में माउथ में जैसे कैंसर डेवलप हो गया है आफ्टर इन्फेक्शन। है इनकी स्किन में ये लाल लाल चकते हो जाते हैं, ये चकते मवाद से भर जाते हैं, और अंत में स्किन के अंदर भी कैंसर हो जाता है, पूरी बॉडी है उसमें सेप्टिसेमिया हो जाता है, पूरे ब्लड में मवाद इकट्ठी हो जाती है। ये इसके चेहरे पर देख रहे हो, ये फफोलेदार है, अब इनके अंदर पस भरी हुई है, तो पूरी स्किन में इस तरह के फाले हो जाते हैं पूरी स्किन के अंदर। ये भी आप देख रहे हो, जीभ के ऊपर इन्फेक्शन है, ऊपरी जो तालू जो है, माउथ का जो तालू है, तालू के अंदर ये इन्फेक्शन दिखाया है। हाँ, स्किन के अंदर इसके तरह फफोले जैसे हो जाते हैं, तो कई बार पीठ के निकट है, नाखून के निकट है, जिस तरह अपन मक्की को जैसे सेकते हैं, मक्की जो होती है मेज, मेज को तवे पे सेकते हैं तो वो जैसे फूल जाता है, उस तरह के फूले फफोलेदार स्पंजी टाइप के फफोले ये पूरी चमड़ी के अंदर इकट्ठे डेवलप हो जाते हैं। हाँ, ये आप देख रहे हो, घुटनों की सेल है वो डैमेज होने लगती है, और लास्ट में घुटनों में कैंसर भी हो जाता है। हाँ, ये लास्ट फेज है स्किन कैंसर की। ये एचआईवी पेशेंट का ही पिक्चर है, और आप देख रहे हो पूरी इसकी स्किन में है मवाद युक्त, और पूरा कमरा है वो सड़ांध मारने लग जाता है, पेशेंट के पास आप बैठ नहीं सकते, इतनी दुर्गंध फैल जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। हाँ, अब इसमें स्टेजेज ऑफ एड्स, एचआईवी इन्फेक्शन हो गया अलग चीज है, अब एचआईवी इन्फेक्शन के बाद में एड्स के लक्षण कितनी दिनों में डेवलप होंगे, इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। तो एड्स के जो लक्षण है वो 3 स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं, अर्ली स्टेज या एक्यूट स्टेज, मिडिल स्टेज या क्रॉनिक स्टेज, और लास्ट की फाइनल स्टेज या क्राइसिस स्टेज। अर्ली स्टेज जो होती है ये कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक हो सकती है, और इस दौरान हल्का बुखार रहता है, और शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी चलता रहता है, और मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं क्या। मिडिल स्टेज जो होती है ये कई वर्षों तक चलती है, और इस केस में कुछ पैथोजेनिक चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिलता है, और फाइनल स्टेज क्राइसिस स्टेज ये काफी समय के बाद में डेवलप होती है,
और इस फाइनल स्टेज में क्या होगा, CD4 लिम्फोसाइट जो होती है, T4 लिम्फोसाइट है, उनकी संख्या में कमी आ जाती है और अवसरवादी इन्फेक्शन जो होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, उसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। ये प्राइमरी स्टेज में आप देख रहे हो। इसके अंदर शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस अकर 1 to 6 weeks आफ्टर इन्फेक्शन, नो सिम्टम्स, इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर पर्सन। तो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। स्टेज सेकंड है, ये भी एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई लक्षण इसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं और ये 10 साल तक चल सकती है। दिस स्टेज इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, किसी तरह के लक्षण डेवलप नहीं होते हैं। देर में भी स्वॉलन ग्लैंड्स, बॉडी की जो ग्रंथियां फूल जाती है। ब्लड में HIV का जो लेवल होता है वो लो होता है। HIV एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर कई बार डिटेक्ट होती है, बनती है। स्टेज थर्ड जो है ये सिम्टोमेटिक है और सिम्टोमेटिक में क्या होगा, इसमें भी जो लक्षण जो डेवलप होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मध्य प्रकार के होते हैं। इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और बॉडी के अंदर कैंसर है वो भी डेवलप हो जाता है। और लास्ट जो स्टेज है वो एड्स की स्टेज होती है। तो HIV और एड्स के अंदर डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान रखें। HIV पॉजिटिव का मतलब उस व्यक्ति में HIV के वायरस हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन एड्स के लक्षण डेवलप होने में 15 से 25 साल तक लग जाते हैं। आदमी का हेल्थ जितना अच्छा होगा, एड्स के लक्षण उतनी ही देरी से प्रकट होंगे। हेल्थ जितना डाउन होगा, इम्यून सिस्टम जितना वीक होगा, उसमें एड्स के लक्षण उतनी ही जल्दी डेवलप होते हैं और लास्ट में ऐसे व्यक्तियों की फिर डेथ हो जाती है। ये कुछ पिक्चर्स है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये फादर है और इनका बेटा है, ये भी HIV पॉजिटिव है, न्यू बॉर्न बेबी हैविंग HIV पॉजिटिव। ये साउथ का पिक्चर है, इंडिया का ही, केरला का। मदर है और इसके बेटे में HIV हो गया, एड्स के लक्षण डेवलप हो गए और आप देख रहे हो डेथ बेड पे कितनी दयनीय स्थिति है। ये भी HIV पेशेंट की अंतिम स्टेज है। डेथ के समय इनकी पूरी बॉडी का वजन है वो 15-20 किलो हो जाता है, हड्डियां सारी दिखने लग जाती है। ये भी अंतिम क्षण है एड्स पेशेंट के और ये मृत्यु के बाद में आप देख रहे हो इस व्यक्ति में है सारी पसलियां दिख रही है जिस तरह सोमालिया में भूखमरी आई थी, भीषण अकाल पड़ा था, तो कुपोषण के भी बच्चे शिकार हो गए थे, खाने को भोजन नहीं था। तो ये अंतिम जो घड़ी है बहुत ही दुखदायी होती है इसमें। हाँ, अब है इनका डायग्नोसिस कैसे करें, डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो इसके लिए कई तरह की आजकल टेक्निक हैं, जैसे काउंटिंग ऑफ WBC। बॉडी में WBC की संख्या जनरली 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होनी चाहिए। यदि WBC संख्या 2000 तक आ गई है, इसका मतलब HIV वायरस का इन्फेक्शन है। इसके अलावा T4 लिम्फोसाइट और T8 लिम्फोसाइट, इनका रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विकसित हो जाता है। ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन A, इसका लेवल है वो बढ़ जाता है। CMI रिड्यूस्ड इन स्किन टेस्ट, त्वचा में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। और एलाइजा टेस्ट के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा आजकल फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, DNA एम्प्लीफिकेशन है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, PCR है, इनका मेथड का यूज है वो आजकल किया जाता है। और कोरोना में आप देख रहे हो RT-PCR टेस्ट जैसे कर रहे हैं इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। और अभी हाल ही में CSIR में फेलुदा टेस्ट है वो लॉन्च किया है और काफी सस्ता है, मुश्किल से 150-200 रुपए में ये टेस्ट जो हो जाता है। अब इसमें एड्स से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। किन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा और कैसे बचे इससे मैं शेयर करूंगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इस व्याख्यान के अभी हो रहा है विथ अबाउट HIV। ये पिक्चर के माध्यम से जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जैसे हाथों के मिलाने से एड्स नहीं होता है।
आप HIV पेशेंट है, उसे आप हाथ मिला सकते हो, नो प्रॉब्लम। गले मिलने से एड्स नहीं होता है, आप उनको हग कर सकते हो, लेकिन कोरोना हग करने से फैलता है। ये इंडियन का ही है, रिचर्ड गेयर और ये शिल्पा शेट्टी, ये कोई स्टेज शो के प्रोग्राम में हक किया है। स्विमिंग पूल में एक साथ नहाने से एड्स नहीं होता है। टेलीफोन से बातचीत करने में एड्स नहीं होता है। छींकने से एड्स नहीं होता है, लेकिन छींकने से सर्दी जुकाम की जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये लाखों की संख्या में हवा में रिलीज होते हैं। ये एक टाइमलेस फोटोग्राफ का फोटो है। ये व्यक्ति है, छींक रहा है, और छींकने से आप देख रहे हो इसके नाक से, माउथ से कितने लाखों की संख्या में वायरस हवा के अंदर निर्मुक्त हो रहे हैं ड्रॉपलेट के रूप में। इसलिए कोरोना के जो पेशेंट है वो जब छींकता है, खांसता है, तो हवा में छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में ये वायरस रिलीज होते हैं। मच्छरों के काटने से एड्स नहीं होता है। एक साथ भोजन करने से, ग्रुप डिनर से एड्स नहीं होता है। पास पास बैठने से एड्स नहीं होता है। गालों को चूमने से एड्स नहीं होता है। चूमने से प्यार फैलता है, एड्स नहीं। एड्स पेशेंट को छूने से एड्स नहीं होता है। पब्लिक यूरिनल्स और टॉयलेट को यूज करने से एड्स नहीं होता है। तो ये कुछ भ्रांतियां थी। अब इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है, ऑलवेज अवॉइड, यानी डोंट्स डू, इन चीजों को आप नहीं करें, इन चीजों से आप परहेज करें, और एड्स का बचाव है वही उपचार है। तो ये कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड विथ मोर देन वन पार्टनर। एक से अधिक पार्टनर के द्वारा लैंगिक संपर्क है वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विथ कॉल गर्ल्स एंड गिगेलो। लैंगिक संपर्क कॉल गर्ल और गिगेलो कॉल बॉय जो होते हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए। डोंट गो फॉर गेस्टेशन इज फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव। यदि महिला HIV पॉजिटिव है तो वो गर्भ धारण नहीं करें, अदरवाइज उसका जो बच्चा होगा वो भी HIV पॉजिटिव होगा। हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वाउंड एंड ओपन कट स्किन। तो शरीर में कोई घाव हो, कोई त्वचा कटी हुई हो, है, उनको आप ढक के रखें, क्योंकि खुले घाव हैं वो संक्रमण के सबसे ज्यादा स्रोत है। सेम इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सोशल फंक्शंस लाइक प्रीप्यूस रिमूवल्स। अब कई धार्मिक रीति रिवाज है, जैसे मुस्लिम्स में खतना जो करते हैं, सन्नत, तो कई बार गांव में तो नाई जो होते हैं वो एक ही कैंची से सन्नत कर देते हैं, उसको स्टरलाइज नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट बार बार काम में लेने से भी इसकी संभावना रहती है। अम्बिलिकल कटिंग, डिलीवरी केस में जो नाभि का जो रज्जु है वो काटते हैं। इसके अलावा टाटू गुदवाने की जो मशीन है, इनको यदि स्टरलाइज नहीं किया जाए तो HIV फैलने की संभावना क्या रहती है। अवॉइड द यूज ऑफ वेट किस। डीप किस जो है इसको भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एनल किस, वेजाइनल किस, पेनाइल किस, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। जितने भी नार्कोटिक और टॉक्सिक ड्रग्स हैं इनको नहीं लेना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ वैसलीन और पेट्रोलियम जेली और एनी लुब्रिकेंट ऑन कंडोम। कंडोम के ऊपर इस तरह की पेट्रोलियम जेली है, इसको यूज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडोम है एक तरह का रबड़ है, लेटेक्स है, और लेटेक्स जो होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर डिजोल्व हो जाता है। उस केस में जो फ्रेंच लेदर है ये लीक हो सकता है। डू नॉट यूज लव मशीन एंड डिल्डो इन ग्रुप सेक्स। ग्रुप सेक्स के दौरान इन मशील्स को यूज नहीं करना चाहिए। डोंट फीड योर बेबी विथ ब्रेस्ट मिल्क। यदि आप HIV पॉजिटिव है तो अपने अपने बच्चे को भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मिल्क में भी कोशिकाएं निकलती है और उन कोशिकाओं में CD4 प्रोटीन हैं प्रेजेंट होते हैं। डोंट यूज वेट अंडरवियर एज वेजाइनल सिक्रीशन कंटेन म्यूकस विच में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ HIV। कई बार गाँव में देखा है, हॉस्टल्स में देखा है कि लड़कियां जो होती है अपने अंडरगारमेंट्स एक दूसरे का पहन लेती हैं, और वेजाइनल सिक्रीशन है वो म्यूकस टाइप का होता है, उसके अंदर भी HIV का इन्फेक्शन है वो पाया जाता है। इसलिए अंडरगारमेंट है वो अपना ही पहने, सुखा के पहने, ड्राई करके पहने, हीट प्रेस करके पहने। किसी एक दूसरे का अंडरगारमेंट है उसको आप यूज नहीं करें।
बी अवेयर फ्रॉम वेट किस, किसका फुल फॉर्म है कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। इस तरह का टंग किस है, ये भी नहीं होना चाहिए। ओरल स्पेटुला, कई बार दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो एक ही स्पेटुला से, जैसे अज्ञानता कारण वाले, उसको वॉश नहीं करें। अब मान लो ये व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और इसके इसने दांतों की जैसे टेस्टिंग करी और स्पेटुला को स्टरलाइज नहीं किया, और इसी स्पेटुला से दूसरे व्यक्ति में उसने दांत देख लिए हैं, तो ये वायरस इस स्पेटुला के द्वारा उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। ये समलैंगिक व्यक्ति है, होमोसेक्सुअल गाई। ये प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं, और जब भी आप बड़े शहरों में जाए, विदेशों में घूमने जाए, तो प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं, इनसे आप दूर ही रहे। ये होमोसेक्सुअल कपल है। ये समलैंगिक महिलाएं हैं, लेस्बियन कपल है। और विदेशों में तो आजकल ये इस तरह का गिफ्ट भी दिया जाता है शादी में। जैसे समलैंगिक लेस्बियन कपल है, उसको गिफ्ट दिया। ये सिंबल आप देख रहे हो प्लस का, ये फीमेल का सिंबल है। तीर का निशान हो तो वो मेल का सिंबल होता है। ये बड़े शहरों में कातिल निगाहें आपको ढूंढती रहती है। ये आर्मी पर्सन है, कोई बैठे हैं और गर्ल्स इनको अट्रैक्ट कर रही है। प्रेगनेंसी धारण नहीं करें, गर्भ धारण नहीं करें। अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएं। टाटू गुदवाने से बचें, क्योंकि टाटू गुदवाने की जो मशीन है, उस मशीन के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई बार जो ब्लड सैंपल जो अपन चढ़वा रहे हैं वो HIV फ्री होना चाहिए। तो कई बार अज्ञानता के कारण ब्लड के द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है। ये लव मशीन है, ग्रुप सेक्स में इसको काम में नहीं लेना चाहिए। आर्टिफिशियल डिल्डो। इसके अलावा स्किन पे कोई भी घाव हो, कटी हुई स्किन हो, दाढ़ी बनाते इसमें, और उसी रेजर से किसी दूसरे व्यक्ति ने दाढ़ी बना ली, तो इस वायरस के संक्रमण की संभावना रहती है। ये अंतिम विदाई का जैसे क्षण है। अब इसका जो तीसरा जो एस्पेक्ट है, ऑलवेज डू, यानी इन चीज़ों को आप प्रमोट करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। फैक्टर्स कॉजिंग HIV शुड बी स्टडीड एंड कम्युनिकेटेड टू लोकल पीपल। HIV को प्रसार करने वाले जो तरीके हैं, उनका स्थानीय जो भाषा में, स्थानीय कम्युनिटी में, स्थानीय समुदाय में इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कंडोम शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के समय कंडोम का यूज किया जाना चाहिए। ऑलवेज मोटिवेट टू योर लाइफ पार्टनर टू प्रैक्टिस विथ फेंस लेदर। और अपने पार्टनर है उसको भी कंडोम यूज के लिए आप प्रेरित करें। इफ योर लाइफ पार्टनर इज इन्फेक्टेड विथ HIV ड्यू टू होमोसेक्सुअलिटी, heterosexuality, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाई IV ड्रग, ऑलवेज यूज कंडोम। यदि आपका पार्टनर है वो किसी भी कारण से HIV संक्रमित हैं, तो उनको आप फ्रेंच लेदर यूज करने के लिए आप उनको प्रेरित करें। इंजेक्शन विथ न्यू नीडल और बाय स्टरलाइज नीडल। जब भी आप इंजेक्शन लगाएं तो नया इंजेक्शन लगवाएं, या पुराने इंजेक्शन को स्टरलाइज करके, बॉईल करके उसको आप काम में लें। एजुकेट योर किड्स बिफोर दे गोइंग टू बी मैरिड। आपके बच्चों की शादी हो उससे पहले आप उनको इस बीमारी के बारे में आप उनको एजुकेट करें। प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंडोम यूज, कंडोम यूज कैसे करें इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल चेकअप ऑफ प्रोफेशनल सीमन डोनर। तो प्रोफेशनल जो सीमन डोनर है, ब्लड डोनर हैं, कॉल गर्ल्स हैं, प्ले बॉयज हैं, इनका रूटीन मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए। HIV टेस्ट शुड बी डन बिफोर सेल टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी बॉडी में कोई सेल का प्रत्यारोपण करना हो, टिश्यूज का ट्रांसप्लांटेशन करना हो, कोई अंगों का ट्रांसप्लांटेशन करना हो, तो HIV टेस्ट बहुत जरूरी है। बिफोर योर मैरिज, HIV टेस्ट शुड बी डन फॉर योर लाइफ पार्टनर। शादी से पहले भी अपने पार्टनर का HIV टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। एंड नॉनॉक्सिलॉन 9 विल बी यूज्ड ऑन कंडोम सरफेस। कंडोम के ऊपर ये केमिकल है, इसको आप लगा सकते हो। और यदि कंडोम रप्चर भी हो जाता है, उस केस में वायरस की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो इस केमिकल के कारण न्यूट्रलाइज हो जाती है,
और HIV के संक्रमण की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। फॉलो अप इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इन योर लाइफ स्टाइल। और इंडियन कल्चर है, इसको आप फॉलो करें। अवेयरनेस कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय NSS, NCC, स्काउट यूनिट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज। तो कॉलेज की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक इकाइयाँ हैं, NCC इकाइयाँ हैं, स्काउट यूनिट है, इनके द्वारा आप अवेयरनेस कैंप है ऑर्गेनाइज करें। और इस बीमारी के बारे में न्यूज़पेपर्स के द्वारा, रेडियो जिंगल्स के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, पैम्पलेट छपवा के, क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके, ड्रामा के द्वारा, इनका आप नुक्कड़ नाटकों के द्वारा इसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। जैसे ये एक वर्कशॉप का जैसे फोटो है, और नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये कलाकार हैं जो नुक्कड़ नाटक के द्वारा HIV कैसे फैले, कैसे बचाव करें, उसके बारे में ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा। ये महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब भी है। जैसे ये फोटो पारी कॉलेज जयपुर का है, और महिलाएं हैं ये ब्लड डोनेट कर रही है। तो हर कॉलेज में, हर स्कूल में रेड रिबन क्लब है, वो भी एस्टेब्लिश है, उसके द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार है वो किया जा सकता है। और ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन बातों को हमेशा आप याद रखें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव है वही उपचार है। बी श्योर देर इज नो क्योर। देर इज नो एड फॉर एड्स। डोंट बी प्रोमिस्कुअस टू योर लाइफ पार्टनर। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आप वफादार रहें, उसे बेवफा नहीं हो। बी मोनोगेमस। मोनोगेमस रहे यानी पूरी जिंदगी भर एक ही पार्टनर। एंड फॉलो अप द इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। और भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आप फॉलो अप करें। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सीरीज। डिस्पोजेबल सीरीज को आप हमेशा काम में लें। ड्रग से हमेशा दूर रहें। और सड़कों के किनारे इस तरह के प्रचार प्रसार के होर्डिंग भी लगाने चाहिए। भारत में मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, पूरा इंडिया मैंने देखा है, लेकिन सड़कों पे और होर्डिंग तो लगे रहते हैं कि सावधे, आगे खतरनाक मोड़ है, बाएं मुड़िए, लेकिन इस तरह के एड्स के प्रचार प्रसार के होर्डिंग मैंने आज तक नहीं देखे। अब ये अफ्रीका का ये एक गांव है, छोटा सा गांव है कोलोमो, और आप देख लो छोटे से गांव में भी अवेयरनेस के ये होर्डिंग है वो साइड में लगे हैं सड़कों के। ये एक भारतीय यूथ है। हाईटेक मेथड ऑफ किसिंग। ये कंडोम यूज के बारे में, जैसे सोशल वर्कर है उनको एज ए मॉडल उनको समझा रही है, बनाना को एज ए मॉडल समझा रही है, कंडोम कैसे काम में लें। ये भी कंडोम यूज का तरीका है। आजकल मार्केट में फीमेल कंडोम भी जैसे अवेलेबल है। ये फीमेल कंडोम्स हैं। ये कलकत्ता का सोनागाछी एरिया है, रेड लाइट एरिया, वहाँ पर सोशल वर्कर कॉल गर्ल्स को जैसे अवेयरनेस के माध्यम से उनको जागरूक कर रही है। क्लोज टुगेदर एंड बी फेथफुल। ये कुछ सिंबल है मेल फीमेल के। मेल को जैसे तीर के निशान से दिखाते हैं, और फीमेल को प्लस के निशान से दिखाते हैं। तो ये जैसे होमोसेक्सुअल मैरिज दिखाई है इसमें। बी श्योर देयर इज नो क्योर। अब अंत में इसका ट्रीटमेंट, उपचार। HIV पॉजिटिव हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? तो देयर इज नो डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर एड्स। एड्स का अभी तक कोई कामगार ट्रीटमेंट है वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो कॉमन प्रैक्टिस में जो मेथड है, इसको 5 कैटेगरी में जैसे डिवाइड किया है। कन्वेंशनल थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशनल थेरेपी और वैक्सीन। कन्वेंशनल थेरेपी में क्या होता है कि बॉडी में जब भी HIV का संक्रमण हो जाएगा, तो उस व्यक्ति में वायरस का, बैक्टीरिया का, फंजाई का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसलिए इन व्यक्तियों को एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है। एंटीबैक्टीरियल जैसे रिफामाइसिन है, पेंटामिडिन है, कोट्राइमोक्सेजोल है। एंटीवायरल में AZT, सुरामीन, DDI, DDC, रिबावेरिन, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन। एंटीफंगल में एम्फोटेरिसिन है, बीटा इमिडाजोल है।
तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। सेकंड जो तरीका है इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इसके अंदर क्या होगा, यूज ऑफ एंटी एच आई वी एंटीबॉडीज। एंटी एच आई वी एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। बोन मेरो का प्रत्यारोपण किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन का यूज किया जाता है जो कि CD4 प्रोटीन जो होता है इसको इनहिबिट कर देता है। और गामा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। आजकल कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें इम्यूनो एडिशन के रूप में ये एच आई बाइंडिंग को ब्लॉक कर देते हैं। राइबोजाइम जो होता है ये HIV वायरस को तोड़ देता है, mRNA को रेप्लिकेट होने से रोकता है। और सोल्यूबल CD4 एंटीजेंस है, इनका इंजेक्शन जो लगता है, तो सोल्यूबल CD4 प्रोटीन बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद में वायरस है वो ब्लड में घूमता रहता है, बाकी सेल्स पे अटैक नहीं करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का भी आजकल यूज किया जाता है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या होगा, दो तरह की जो प्रोडक्ट है उनको मिक्स करके ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे AZT प्लस सोल्यूबल CD4 प्रोटीन, इस कॉम्बिनेशन का हम ले सकते हैं। CD4 प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन G या इम्यूनोग्लोबुलिन M, इस कॉम्बिनेशन को काम में ले सकते हैं। या CD4 प्लस एनीटॉक्सिन, इसको काम में ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी भी इनके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। और कुछ वैक्सीन्स हैं वो डेवलप हुई है लेकिन वो इतनी कामगार नहीं है अभी तक। तो इनएक्टिवेटेड HIV इसको काम में लेते हैं। वायरस का GP160 प्रोटीन है, इसको एज ए वैक्सीन काम में लेते हैं। GP120 को काम में लेते हैं, P24 को काम में लेते हैं। वेक्टर वैक्सीन काम में लेते हैं। एंटी ईडियोटाइप एंटीबॉडीज, इसको भी काम में लेते हैं। अब घर में कोई HIV पेशेंट हो गया, एड्स के लक्षण उसमें डेवलप हो गए, तो क्या उसको तिरस्कार करना चाहिए, क्या उसको सोसाइटी से निष्कासित करना चाहिए? तो पोस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो व्यक्ति क्या होता है कि सोशल बाइकाट का शिकार हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, कई बार व्यक्ति सुसाइड भी कर देते हैं। जैसे वियतनाम में ये महात्मा बुद्ध का मंदिर है एड्स के पेशेंट के लिए, तो मंदिर में मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी इम्यून सिस्टम है वो प्रेरित होता है। ये थाईलैंड में जैसे एड सैंपल है महात्मा बुद्ध का, ये देख रहे हो आप, HIV पॉजिटिव ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को जैसे पूजा कर रहा है। बी सिंपैथेटिक टू दीज ऑर्फेन्स। अब ये बहुत ही इमोशनल पोस्टर है इस बच्ची का। अब इस बच्चे में इसकी आंखें हैं वो तो इसके फादर के जैसी है, लेकिन इसमें एड्स इसकी मदर से आया है। ये एक बिल क्लिंटन जब इंडिया आए थे तो उनके भाषण का ये कुछ कवरेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल क्लिंटन साहब ने अपने स्पीच में क्या बोला था, वी कैन पुट पीपुल ऑन द मून, वी कैन इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, वी कुड स्टॉप पोलियो, we can make a start to prevent and control AIDS. We are sure that with the united efforts of all, government and people, the AIDS will soon be completely eliminated from the face of the earth. तो ये उद्बोधन है बिल क्लिंटन साहब के, जो अमेरिका से भारत प्रवास के दौरान आए थे, उसमें अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये बोला था। ये हाथ से हाथ मिला, ये दिल्ली दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता है एड्स के प्रचार प्रसार के लिए है। ये भारत का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी फैमिली वेलफेयर में, हेल्थ वेलफेयर में, एड्स के कंट्रोल में पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार प्रसार करता है, अवेयरनेस करता है, जिंगल करता है, नुक्कड़ नाटक के द्वारा गांव गांव में ऑर्गेनाइज करता है। तो ये आज का मेरा व्याख्यान एड्स वायरस पे।
और चूंकि आज आई डे है, एड्स दिवस है, इसलिए एज ए लेक्चर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस व्याख्यान को पूरे राजस्थान में मैं सर्कुलेट करूं, और विशेषकर यूथ, कॉलेज का जो यूथ है उसके साथ में इसको मैं शेयर करूं। और एक साथ में अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।